की कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 3 इसके चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है आदिवासी दिकू और स्वर्णिम युग की कल्पना, ट्राइबल्स, दिकू एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। आज हम इसके तीसरे और निर्णायक भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के 2 भागों में हमने बिरसा मुंडा का परिचय प्राप्त किया था, हमने स्थानांतरित कृषि के बारे में हमने जाना और हमने अंग्रेज़ों के द्वारा लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल के अधीनता में वन कानून के बारे में भी हमने अध्ययन किया। आइए अब हम आगे हम जानें कि इन सभी का इन आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। डियर चिल्ड्रन, in the earlier 2 parts of this lesson we had learned about the life of Birsa Munda. We have also learned about the type of the shifting agriculture. We have also learned about the new forest policies introduced by the Governor General Lord Dalhousie, and we have also learned about the implications of such a law upon the Adivasis. Now in the present part, let us study more about these people and the consequent advent of the revolt by the tribals. आइए हम आगे जानकारी प्राप्त करें। व्यापार की समस्या, द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। 18वीं शताब्दी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। भारत का रेशम निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था, इसीलिए ईस्ट कंपनी का इसका उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। रेशम के व्यापारी झारखंड के हजारीबाग में अपने एजेंटों को भेजकर इन आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनसे कृमि के कोश मतलब कोकून, जिससे धागा, रेशम का धागा बनाया जाता था, कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोशों के लिए उन्हें मात्र 3 या 4 रुपए ही दिए जाते थे। इकट्ठा किए गए कृमि कोशों को बर्धमान, पश्चिम बंगाल में एक स्थान है बर्धमान, भेज दिया जाता था। वहाँ उन्हें 5 गुना अधिक मूल्यों पर बेचा जाता था। इस प्रकार निर्यातक और उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलिया खूब मुनाफा कमाते थे। रेशम उत्पादकों को बहुत ही कम लाभ मिलता था, इसीलिए आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना शत्रु मानते थे। देखिए यहाँ पर झारखंड में के जो आदिवासी है वो वहाँ पर पाए जाने वाले शहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीटक पालते थे और उनसे जो कृमि कोश वो जमा करते थे। तो ये जो बाहरी एजेंट आते थे, वो बाहरी एजेंट 1000 कृमि कोशों के लिए उनको मात्र या 3 या 4 रुपए ही दिया करते थे और उसको 5 गुना अधिक या उससे भी ज़्यादा दाम पर वर्धमान में बेच देते थे। इस तरह से जो ये बिचौलिए होते थे वो सबसे अधिक मुनाफा कमाते थे और जो उत्पादक होते थे वो गरीब के गरीब रहते थे और इनको कर्जा दिया जाता था इस काम क्यों करने के लिए। जब वो कर्जा नहीं चुका पाते तो उनका शोषण किया जाता था। द प्रॉब्लम विद ट्रेड, Indian silk was in great demand in European markets during 18th century. India's silk exports were growing rapidly. That is why the East India Company insisted on increasing its production. The silk traders used to send their agents very often to Hazaribagh in Jharkhand and give loans to this tribal and collect cocoons for them. Why they give loans to these tribals? They give loans to this tribal to rear the silkworm or the mulberry trees and collect the cocoons, and it requires a little amount of the capital for generating cocoons. That's why these merchants used to give them loans to rear this silkworm or the mulberry tree. They were given hardly 3 to 4 rupees for 1000 cocoons. The cocoons that were thus collected were sent to Bardhaman. There they were sold at 5 times the prices. In this way, the middlemen
used to work as a link between exporter and producer, making windfall profits. What do you mean by windfall profit? A windfall profit is a phrase used for extremely high level of the profit. So these middlemen used to sell the cocoons at 5 times or sometimes 10 times at a higher prices and earn more profit than these tribals. The silk grower used to get very little profit. That is why the tribal communities considered the market and traders as their enemies. काम की तलाश में, द सर्च फॉर वर्क। अभी देखिए कुछ ये नए वन कानूनों के कारण इनके जो है पर्यावास नष्ट हो गए। इन जनजातियों को उनके पर्यावास से बाहर कर दिया। इनके पास रोज़गार और अपनी उपजीविका कमाने के लिए कोई साधन नहीं रहा, तो मजबूरन इनको वहाँ झारखंड और छोटा नागपुर पठार में जितने भी जो कोयले की या लो अयस्क की खदानें थी, वहाँ पर उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। जैसे धानबाद, झरिया, रानीगंज, ये जो खदानें हैं कोयले की, इन खदानों में मजदूरी करनी पड़ी। और देखिए मजदूरी करते वक्त उनका जीवन कैसे था। Since these tribals have lost their habitat, they were driven out away from their natural habitat. They don't have any means to earn their livelihood. That's why they were compelled to work as a labor in the mines, and there were innumerable mines in the Jharkhand and Chhattisgarh area and somewhat in West Bengal and Odisha. This region is called Chota Nagpur Plateau, and there were very famous coal mines, which is working at a present day, even today also, like Dhanbad, Jharia, Bokaro, Raniganj, Kyonjhar. These were the areas, areas where this tribal worked as a laborer. Now let us see what kind of life they led in this region. आइए हम देखते हैं कि इनका जीवन किस प्रकार से था। काम की तलाश में 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था, लेकिन खतरनाक भी था। वो अक्सर जान ले लेता था। 1920 के दशक में भारत में कोयला खदानों में हर साल लगभग 2000 से अधिक श्रमिकों की मौत हो जाती थी, और इनकी मृत्यु होने पर किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं दिया जाता था, और इनको जो पारिश्रमिक मिलता था वो बहुत ही कम। सुरक्षा के कोई उपाय वगैरह भी नहीं होते थे। The search for work in 1920s, about 50% of the miners in Jharia and Raniganj coal mines of Bihar were tribal. Work deep down in the dark and suffocating mines was not only a back-breaking and dangerous, it was often literally like a suicide or killing. In 1920s, over 2000 workers died every year in the coal mines in India, and there was no arrangement of any compensation, pension to the family of the deceased, and the working condition was very dangerous also. The workers work without any safety measures. No safety measures were adopted for the security of these miners, and the remuneration or the wages this labor used to get were very, very meager. They were it is hard to keep them alive, and hard to meet the both end of the family. These the search for work, काम की तलाश में आदिवासियों की दुर्दशा, जो काम की तलाश में अपने घरों से बहुत दूर जाना पड़ता था, और भी बदतर थी इन आदिवासियों की दुर्दशा। ठेकेदारों के माध्यम से चाय बागानों
और कोयला खदानों के लिए काम करने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासियों की भर्ती की जाती थी। कम मजदूरी ने उन्हें घर लौटने से रोक दिया। एक तो उनके पर्यावास नष्ट हो चुके थे, कोई रोज़गार का माध्यम नहीं था, और इसलिए ये जो मज़दूर थे वो शहर छोड़कर गांव में भी नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो कम मजदूरी करने पर भी राज़ी हो गए। इसीलिए आदिवासी समूह ने कानूनों में बदलाव, अंग्रेज़ों द्वारा उनकी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में और व्यापारियों और साहूकारों द्वारा भुगतान किए जाने वाले नए करों के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह कर दिया। यानी हर प्रकार के विद्रोह हर जगह से इन जनजातीय समुदायों के द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध शुरू हुए। The plight of the tribal who had to go far away from their homes in search of work was even worse. The tribals were recruited in large number to work for tea plantations and coal mines through the contractors. Low wages prevented them from returning home because they have lost their habitat, they have lost the means to earn their livelihood. At the village there was a very little scope of employment. That's why these laborers were compelled to work at a low wages in the cities. Therefore, the tribal group rebelled in different parts of the country against the changes in law, restrictions on their practices. Practices of what? Practices of shifting agriculture. The new taxes they had to pay and exploitation by the traders and the money lenders. These were some of the causes for the rebellion attitude of the tribal. आदिवासी विद्रोह, रिवोल्ट बाय ट्राइबल। देखिए हमने पहले के भाग में भी इसकी जानकारी हासिल की थी, अभी भी मैं इसको पुनः से आपके लिए दोहराता हूँ। आदिवासियों का विद्रोह 1770 से 1785 के दशक में तिलका महाजी के नेतृत्व में हुआ, और ये विद्रोह संथालों ने किया। ड्यूरिंग 1770 to 1785 decade, the first Santhal revolt rebellion was led by Tilka माझी. Then हल्बा डोंगर, बस्तर 1774 से 1779, कोल आदिवासियों का विद्रोह 1831 से 1832 में, महादेव कोली महाराष्ट्र में 1774 से 1775, संथालों के द्वारा दोबारा से विद्रोह हुआ 1855 में छोटा नागपुर पठार में जो स्थित है। गुजरात के भीलों के द्वारा ये विद्रोह हुआ 1857 से 1858। सोंग्रम संगमा के द्वारा असम में विद्रोह हुआ 1906 में। मध्य प्रदेश के कुछ भागों में आदिवासी भागों में विद्रोह हुआ 1930 में, और महाराष्ट्र में वर्ली का विद्रोह 1940 में हुआ। Several revolts by the tribals broke out during 1770 to 1940. Some of these are quoted as below. The first one was between 1770 to 1785, revolt led by Santhal under the leadership of Tilka माझी. Then Halba Dongar during 1774 to 1779, Bastar revolt during 1831 to 1832, rebellion led by coal tribals during 1784 to 85, Mahadev Koli revolt in Maharashtra during 1855, revolt led by Santhal at Chota Nagpur Plateau during 1857 to 1858, a rebellion in Gujarat led by Bhil during 1906, rebellion led by Songram Sangma of Assam during 1930, a revolt broke out at Madhya Pradesh, and during 1940, Worli rebellion in Maharashtra. So these were some of the revolt against the tyrannical policies of the British regime and their new forest laws also.
So these were the revolts I have just now read for you. बिरसा का झुकाव धर्म और मानव प्रेम की ओर. बिरसा's inclination towards religion and human love. देखिए ये जितने भी विद्रोह हुए इसके प्रेरणा स्रोत कौन थे? बिरसा मुंडा की प्रेरणा लेकर ही इन आदिवासियों को एक बल मिला और बिरसा के उपदेशों पर चलकर ही उन्होंने उनके सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए ही उन्होंने ये विभिन्न भारत के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में ये विद्रोह उन्होंने किए. बिरसा ने पहले हम बिरसा के पूर्व जीवन के बारे में हम जान लेते हैं, यानी विद्रोह के पहले उनका जीवन परिचय के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं. बिरसा ने चाईबासा स्थित जर्मन लुथेरियन मिशनरी स्कूल में शिक्षा ली. ये एक मिशनरी स्कूल था, यानी कॉन्वेंट स्कूल था, और जहाँ पर उनका नाम भी बदल दिया गया था. बिरसा डेविड के नाम से उसको जानते थे, मुंडा नहीं कहलाते थे वो. वहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला. वहाँ उन्हें ये भी सुनने का मौका मिला कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार फिर से प्राप्त कर सकते हैं यदि वो ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दें. यानी ये जो मिशनरी जो है वो बिरसा मुंडा और उनके समुदाय को क्या आग्रह करे कि वो अपनी जो है बुरी आदतें छोड़ देंगे तो उनका जीवन भी अच्छा हो जाएगा, वे भी प्रगति कर सकते हैं. और इसके लिए सबसे पहले तो उनको ईसाई बनना होगा और बाकी की बुरी आदतें छोड़ देनी होगी. बिरसा ने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया, जनेऊ भी धारण किया. सांस्कृतिक लोकाचार बढ़ाने के लिए उन्होंने बोंगा, जो कि मुंडाओं का एक पौराणिक देवता था, उसकी पूजा पर भी उन्होंने जोर दिया. तो मुंडाओं के पौराणिक देवता का नाम क्या था? बोंगा. Birsa's inclination towards religion and human love. See, Birsa Munda was the inspiration for so many revolts that were carried out in the different parts of the country. He was the sole leader of the tribals. But before now acting as a hero for the revolt, let us learn about the earlier life of the Birsa Munda. See, Birsa Munda attended German Lutheran Missionary School in Chaibasa. It was a convent school, and there his name was also changed. He was known by Birsa David, not Munda. There he got a chance to listen to the teachings of the missionaries. There he also got a chance to hear that Munda community can get the kingdom of heaven and regain their lost rights if they become Christians and give up their bad habits. See, there were so many superstitions which were prevalent in the Munda community. That's why these missionaries preaches them to leave those superstitious belief and adopt the modern scientific temperament, and the community has also to adopt the Christianity. They have to embrace the baptism, and thus they can their all sorrows and misery will be gone. Birsa spent some time with the preachers of Vaishnava religion, wearing janeo to promote cultural ethos, emphasizing the worship of the god Bonga, their ancestral deity. So Bonga was their ancestral deity of the Munda community, and Birsa insisted their community people to worship the Bonga deity. बिरसा का सामाजिक आंदोलन, बिरसा सोशल मूवमेंट. बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का भी आंदोलन था. उन्होंने मुंडा लोगों से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, गांव को साफ सुथरा रखे,
डायन और जादू टोने पर विश्वास न करे। यानी जितनी भी बुरी आदतें थी, जितनी भी अंधविश्वासी प्रवृत्ति थी, उनको उन्होंने छोड़ने के लिए कहा। और ये शराब ही उनकी सभी दुखों का कारण थे, क्योंकि उसी के नशे की लत लगाकर ये जो बाहरी व्यापारी होते थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी होते थे, उनसे उनकी ज़मीनों पर, उनकी संपत्ति पर हस्ताक्षर करवा लेते थे, उनसे गैर वाजबी अनुबंध करवा लेते थे। इसलिए उन्होंने कहा ये शराब की आदतें छोड़ दो। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू ज़मींदारों का भी लगातार विरोध किया, क्योंकि वही उनका शोषण करते थे। वे उन्हें बाहरी मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। तो ये उन्होंने अपने लोगों से आह्वान किया और इस तरह से उनको संगठित करने का प्रयत्न किया। Birsa's social movement. The Birsa's movement was also a movement to reform the tribal society. He urged the Munda people to stop drinking liquor, keep the villages clean, and do not believe in witch and witchcraft, because these evil habits, these wrong habits, were the main causes of their misery. Because in the mood of intoxication, these merchants and the officials of British East India Company, they made them to sign over an agreement, illegal agreement, and snatches away all their wealth. That's why Birsa urges its community people to give up this bad habit, intoxication, and adopt the scientific temperament. Birsa also constantly opposed the missionaries and Hindu landlords. They considered them an outsider who were destroying the Munda's lifestyle. बिरसा का निर्णायक आंदोलन। अभी तक उन्होंने एक समाज सुधार का प्रयत्न किया, अपने लोगों को संगठित किया। अब बिरसा की बारी थी कि ब्रिटिश अधिकारियों पर, ब्रिटिश सरकार पर सशस्त्र क्रांति की जाए। तो आइए 1895 के दौरान अकाल की स्थिति में ही उन्होंने बकाया वन राशि को लेकर अपना पहला आंदोलन चलाया। यानी बिरसा ने अपना पहला आंदोलन कब चलाया? 1895 ईस्वी में। और उसका मुख्य कारण क्या था? वन कर जो ये अधिकारियों ने उन पर लगाया था, उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। बिरसा ने नारा दिया, महारानी राज तुंदू जाना, औरो राज ऐते जाना। मतलब ब्रिटिश महारानी का राज खत्म हो और हमारा राज स्थापित हो। बिरसा ने आदिवासी स्वायत्ता मतलब अपना स्वशासन, स्वनिर्णय लेने की क्षमता और स्वशासन पर बल दिया। बिरसा के आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को आदिवासी हित के लिए कानून लाने के लिए मजबूर किया। साथ ही आदिवासियों का विश्वास जगाया कि दिकुओं के खिलाफ वे खुद अपनी लड़ाई करने के काबिल है। यानी उनमें इतनी शक्ति है कि वो इन व्यापारियों का अपने दम पर मुकाबला कर सकते हैं। बिरसा ने लोगों को एकजुट करने के लिए चयनित एवं गुप्त स्थानों पर सभाएं और प्रार्थनाएं भी की। यानी उन्होंने गीत काव्य के माध्यम से सरल भाषा में लोगों का उत्साह बढ़ाया इस क्रांति के लिए। बिरसा's decisive movement. During 1895, in the event of famine, he started his first movement with the outstanding forest money. Birsa gave the slogan, Maharani Raj Tundu Jana, Oro Raj Aite Jana. Means the British Queen's reign is over and our rule is established. He inspired the people. Now, if you stand united, we can fight against the tyrannical British regime, and these outsiders have to leave our places, have to evacuate our forest. Birsa emphasized on tribal autonomy and self-governance. He inspired their tribals that we may acquire our rights back from the British rule if we stand united. The Birsa movement forced the British government
to bring laws for tribal interest as well as develop the confidence among the tribal themselves that they are capable to fight on their own against the Dikus. Birsa organized gathering and prayers at selected and secret places to unite the people. In 1895, Birsa arrested for rioting and sentenced for 2 years of imprisonment. When Birsa was released in 1897, he started visiting villages to get together support. He used the traditional symbols and languages to urge the people to destroy Ravana and establish an independent kingdom under his leadership. They attacked police stations and churches, raided the properties of landlords and moneylenders. He adopted the white flag as a symbol of रिवॉल्यूशन 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और उसको 2 साल के लिए उन्हें सज़ा सुनाई गई। 1897 में बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया और रिहा होते ही बिरसा मुंडा ने गांव-गांव का दौरा किया। उन्होंने कई प्रतीक चिन्हों और भाषा का प्रयोग किया, जैसे रावणा ये जो शब्द किसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, दीकू और यूरोपीय लोगों के लिए। और उन्होंने जितने भी जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, ज़मींदार थे या साहूकार थे, उनके और पुलिस स्टेशन थे, उन पर उन्होंने यह हमला किया और उन्होंने अपने क्रांति के लिए श्वेत झंडा चुना, यानी श्वेत झंडा उनकी क्रांति का प्रतीक था। बिरसा के विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 500 रुपये का इनाम घोषित किया। 1900 में जब ब्रिटिश सेना और मुंडा सैनिकों के बीच दुमबारी पहाड़ियों में संघर्ष हुआ, अनेक आदिवासी सैनिक शहीद हो गए। 3 मार्च 1900 को बिरसा कोपाई जंगल चक्रधरपुर में ठहरे हुए थे, जहां सोते वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में 460 आदिवासियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 39 को आजीवन कारावास दिया गया तथा 1 को मृत्युदंड दिया गया। 9 जून 1900 को रांची की जेल में बिरसा मुंडा की मौत हैजे के कारण हुई। अंग्रेजों के साथ बिरसा का संघर्ष 6 साल तक चला। उसकी मृत्यु के बाद 1908 में ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के हित में छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम पारित किया। To stop the revolt of Birsa, the British government announced a reward of 500 rupees for his arrest. In 1900, when the British army and Munda soldiers clashed in Dumbari Hills, many tribals and soldiers were martyred. On March 3, 1900, at Jamkopai Forest, Chakradharpur, Birsa took a refuge where he was arrested while sleeping. 460 tribals were also arrested in this incident. 39 were given life imprisonment and 1 was given death penalty. Birsa Munda died of cholera on 9th June 1900 in Ranchi jail. The struggle of Birsa with British lasted for 6 years. After his death in 1900, British government passed a Chota Nagpur Tenancy Act in favor of this tribal, and Birsa Munda adopted a white flag as a symbol of his revolution. आइए अब हम जाने हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्या समझा। वर्तमान झारखंड का कौन सा समुदाय रेशम के कीड़े पालता था? वर्तमान झारखंड का संथाल समुदाय रेशम के कीड़े पालता था, रेशम के कीट पालता था। कैसा झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? What kind of flag was a symbol of बिरसा's revolution? White यानी सफ़ेद। बिरसा की मृत्यु कब और कैसे हुई? बिरसा की मृत्यु
ये 1900 में हुई और हैजेसी हुई। बिरसा डाइड ड्यू टू कॉलेरा ड्यूरिंग 1900। वन अधिनियम कानून के खिलाफ 2 सत्याग्रहों के नाम बताइए। वन अधिनियम कानून के खिलाफ 2 सत्याग्रह, पहला है संग्राम संगमा 1906 में और वन सत्याग्रह मध्य प्रदेश में 1930 में। मुंडा समुदाय को बिरसा की 2 शिक्षाएं क्या थी? सबसे पहले मुंडा समुदाय की 2 शिक्षाएं, शराब पीना छोड़ दें और गांव को साफ रखे और जादू टोना ये प्रथा भी छोड़ दे। What was the message of बिरसा मुंडा to his community member? 2 messages were conveyed by Birsa Munda to his community members. One, to leave the intoxication and liquor, keep the village clean and avoid witches and witchcraft practices. इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। इसके प्रश्न उत्तर आप करके लाइए, अभ्यास के प्रश्न उत्तर सब करके लाइए। इसके मुख्य मुद्दों को आप अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखेंगे, इन्हें याद कीजिए। और अगर कोई आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी भी ईमेल के ज़रिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन के ज़रिए भी आप मुझसे अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। और इस पाठ को होमवर्क आप कीजिए। धन्यवाद।